Good evening, students. Welcome to all of you in my practice set class. आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम 2021 का 12 अप्रैल 2022 को जो शिफ्ट थर्ड कंडक्ट हुआ है उस एग्जाम को पेपर को आज हम लोग जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार से मैंने बहुत सारे सेट्स आपको करा दिए हैं। इसमें से शिफ्ट 1 ये 11 तारीख का करा दिया है और ये 11 तारीख का शिफ्ट 2, 11 तारीख का शिफ्ट 3, अब 12 तारीख का शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 करा दिया है, शिफ्ट 3 आज हम लोग करेंगे। राइट, ओके। आज का सेशन आपका ये है एसएससी सीजीएल प्री 2021 12 अप्रैल 2022 शिफ्ट थर्ड। ठीक है, शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, तो आप लोग सब लोग रेडी हो जाओ। अगर आप लोग यस करो तो फिर आगे बढ़ें, फिर क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलें। लाओ, तो अभी बहुत सारे बच्चों का पता नहीं चल रहा भाई, कहाँ है? आज पढ़ना नहीं है क्या तुम लोग को? कहाँ रह गए आप लोग? आज पढ़ाई नहीं करनी क्या? पूर्णिमा राव, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आर्या मौर्य, गुड इवनिंग। अश्वनी सिंह, गुड इवनिंग। कहाँ रह गए भाई? 5:30 का 5:30 होता है। आप लोग बताइए, 5-7 मिनट हो गया, अभी तक पता ही नहीं किसी का। ऐसे ही प्रैक्टिस होगा, कैसे काम चलेगा? अंजू शुक्ला, आकाश पाल, तेरा भाई अनुज शुक्ला। ओके, अभी बहुत सारे बच्चे अब आ गए हैं। विनय सिंह, अश्वनी, अर्जुन, ऋषिका द्विवेदी, करण, करण यादव, उत्कर्ष शुक्ला, हेलो गुड इवनिंग। प्रज्ञा सोनकर, करण यादव, शेरा भाई, परफेक्ट हाईलाइट, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आइए अब हम लोग डायरेक्ट पेपर पे चलते हैं। दोस्तों, बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा कंटेंट उनको क्या दिया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ यार, पूरी किताब पढ़ के सब कुछ करके कुछ नहीं कर पाओगे। अभी जो तुम्हारे सामने एग्जाम है ये सिर्फ प्रैक्टिस मांग रहा है, और ये जो 2 महीना तुम्हारे पास टाइम है, ये पढ़ने का टाइम नहीं है, ये टाइम आपको प्रैक्टिस करने का टाइम है। ठीक है, तब तक मैं आपको एक न्यूज भी बता दूं कि मेरा जो है 90 डेज का जो इंडिविजुअल रीजनिंग का क्लास है, इंडिविजुअल रीजनिंग, इंडिविजुअल रीजनिंग का क्लास, टाइमिंग इसकी 11 से 12 होगी पीएम, 11 AM से 12 PM तक है ये क्लास स्टार्ट होने वाली है। और एक क्लास ओनली 90 डेज का क्लास होगा, जिसमें परफेक्ट आपको एकदम पूरी रीजनिंग, चाहे वो आप सिविल सर्विसेज के लिए सी सेट देते हो, चाहे यूपीएससी देते हो, चाहे आप यूपीपीएससी देते हो, बैंक देते हो, बैंक पीओ लेवल स्पेशलिस्ट ऑफिसर, एलआईसी, एओ डबल एओ, सारे एग्जाम्स के लिए बैंक का बैंक देते हो, या आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी में अगर आप देते हैं, मान लीजिए सीजीएल देते हैं, सीएचएसएल देते हैं, एसएससी जीडी देते हैं, कोई भी एग्जाम्स देते हैं, उसके लिए भी है पूरा परफेक्ट। यानी कि किसी एग्जाम में अगर रीजनिंग पूछी जाती है, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स हो, सारे एग्जाम्स के अकॉर्डिंग 90 डेज में आपको पैकेज मिल रहा है। तो जो बच्चे ऑफलाइन प्रयागराज में रहते हैं, अगर वो अपना रीजनिंग दुरुस्त करना चाहते हैं, रीजनिंग में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। वो आकर के मेरे से मिल भी सकते हैं, उनको मैं ट्रायल भी दिला दूंगा अगर ट्रायल चाहिए तो। जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उनको भी सुन सकते हैं, वो डायरेक्टली आके मेरे से मिल सकते हैं। राइट, ओके। अब इसके बाद जो है, आ जाओ डायरेक्ट हम लोग चलते हैं अब प्रॉब्लम पे। आज का सेट अब आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 1, एसएससी सीजीएल 2021 का पेपर जो
12 अप्रैल 2022 को कंडक्ट हुआ है और ये शिफ्ट 3rd का पेपर है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मोबाइल अब मैं रख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, लास्ट में हम लोग फिर से बातचीत करेंगे। सब लोग रेडी है भाई? चलो अगर रेडी है तो सब लोग यस कर दो, और एक बार सेशन शुरू होने से पहले एक बार आप लोग लाइक कर दो भाई, सेशन को सब लोग फटाफट लाइक कर दो जल्दी से, ठीक है? ओके एक बार लाइक तो मेरा हक है ना, और तो कुछ हम आपसे मांग नहीं रहे हैं, तो भाई लाइक अब इतना तो मुझे चाहिए ही। सब लोग जबरदस्त एक बार लाइक कर दो फिर स्टार्ट किया जाए, ठीक है? कर दिया भाई? ओके, थैंक यू सो मच। देखो, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस टी यू। कहता है टी पी के पति का भाई है, मतलब पी का कोई पति है। अब पति पत्नी के बीच में डबल का निशान लगाते हैं ना, तो देखो क्या कहता है कि कहता है कि कुल मिला के पी क्यू आर एस टी यू 6 लोग हैं। पी क्यू आर एस टी यू 6 सदस्य हैं, ठीक? पी जो है पी के पति का भाई है, तो पी का कोई पति है और उसका भाई कौन है? टी है। टी पी के पति का भाई है, यू टी की माता है, और यू क्या है? टी की माता है, ठीक है? फिर क्या कहता है? क्यू एस और पी की पुत्री है, यस और पी की पुत्री है, तो यस की भी पुत्री पी की भी पुत्री, इसका मतलब यही तो यस है। तो कौन है ना? क्यू एस और क्यू, वह क्यू एस और पी की पुत्री है, तो क्यू जो है इसकी पुत्री हो जाएगी, क्यू इसकी पुत्री हो जाएगी। किसकी? यस और पी की, मतलब यस और पी आपस में क्या हो जाएंगे? हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। क्यू एस और पी की पुत्री है और आर की पोती है, मतलब आर की अगर ये पोती है तो आर यहाँ पे आ जाएगा। और आर का अभी जेंडर क्लियर नहीं, आर टी से किस प्रकार संबंधित है, आर के बारे में पूछ रहा है कि आर टी से किस प्रकार संबंधित है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो आंसर होता है ना वो डिपेंड ऑप्शन पे करता है। तो देखिए फिगर अब आपके सामने है, जो भी उन्होंने बोला वो मैंने बना लिया है। एक बार इंग्लिश वर्जन भी, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन देखना जरूरी होता है। देखो, देयर आर 6 मेंबर पी क्यू आर एस टी यू इन अ फैमिली। टी इज द ब्रदर ऑफ पीज हस्बैंड, टी इज द ब्रदर ऑफ पीज हस्बैंड, ओके? यू इज द मदर ऑफ टी, यू इज द मदर ऑफ टी। यहां पर देखो फीमेल के लिए सर्किल होता है, मेल के लिए ट्रायंगल होता है। यू इज द मदर ऑफ टी। फिर क्या कहता है? क्यू इज द डॉटर ऑफ यस एंड पी, क्यू इज द डॉटर ऑफ यस एंड पी। अगर क्यू जो है यस और पी का डॉटर है तो यस और पी आपस में हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। एंड द ग्रैंड डॉटर ऑफ आर, क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ आर, ओके? तो फिर इसके बाद क्या बोलता है? ग्रैंड डॉटर ऑफ आर, हाउ इज आर रिलेटेड टू टी, आर का टी से क्या संबंध है ये हमें बताना है। तो ये बताइए इनका आर का टी से क्या संबंध है, आर का टी से क्या संबंध है? आंसर हमेशा से का की तरफ दिया जाता है। तो दोस्तों याद रखना कि इनका जेंडर तो नहीं क्लियर है, लेकिन अगर ऑप्शन में ये देता कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो आंसर में कैन नॉट बी डिटरमाइन ही देता, लेकिन इनका जेंडर, आर का जेंडर क्लियर नहीं है, देखिए, है ना? लेकिन फिर भी आपके ऑप्शन में क्या है? फादर है, ब्रदर है, सन है, अंकल है ना? तो ऑप्शन के रिकॉर्डिंग अगर जाओगे ना तो आंसर में ये क्या हो जाएगा बोलो भाई? मदर तो कहीं है नहीं, या तो ये पिता होगा या तो माता होगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा? फादर आंसर करेक्ट हो जाएगा, राइट? तो आंसर इस क्वेश्चन में क्या होगा? फादर। आर जो है इन दोनों लोगों का क्या है? ये दोनों भाई भाई हैं, इन दोनों लोगों का क्या है? आर का टी से क्या संबंध है? फादर का संबंध है भाई, है ना? जिसके बारे में पूछा जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन से चलते हैं। तो आर के बारे में पूछ पूछ रहा है कि हाउ इज आर रिलेटेड टू टी, आर जो है टी का क्या लगेगा? तो फादर लगेगा, रिगार्डिंग ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। अब ये आपका दूसरा सवाल आ गया, आइए इस सवाल को फटाफट कर लेते हैं। देखिए ये सवाल है, एक सुबह, कहता है वन मॉर्निंग चित्रांशी एंड आयान सिट फेसिंग ईच अदर, ओके? एक दूसरे की तरफ मुख करके बैठे हैं, वन मॉर्निंग यानी सुबह का टाइम है। If the shadow of Ayan falls to the left of Chitranshi, then in which direction is Ayan facing? ये पूछ रहा है। तो देखो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई मॉर्निंग में सन किधर होता है? डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ईस्ट में होता है, ईस्ट में होता है, और ये आपका साउथ, ये नॉर्थ है। तो देखिए
सूर्य तो ईस्ट में होगा, मतलब कि लाइट तो भाई उधर से इधर आएगी, है ना, लाइट ऐसे आ रही है। और कहता है कि एक सुबह चित्रांशी और अयान एक दूसरे के आमने सामने हैं, ठीक है। और यदि अयान की छाया चित्रांशी के बाईं ओर पड़ रही हो, तो देखो ऐसे सवालों में आंसर कभी भी पूर्व पश्चिम नहीं आता है। ऐसे सवालों का आंसर या तो नॉर्थ आता है या तो साउथ आता है, क्योंकि जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका शैडो बनेगा। तो यहाँ पर दो लोग जो है आमने सामने बात कर रहे हैं। याद रखो कि जो व्यक्ति नॉर्थ देखता है उसका दाहिना बायां तुम्हारे तरह होता है, और जो व्यक्ति दक्षिण की तरफ देखता है उसका दाहिना बायां तुम्हारे अपोजिट होता है, ठीक है। अब बस तुम्हें कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस आपको नाम रख देना है। तो क्या कहता है कि यहाँ पर देखिए क्या कहता है, वन मॉर्निंग, चलो सुबह का टाइम है तो सूर्य जो है ईस्ट में कर दिया। चित्रांशी एंड अयान सिट फेसिंग ईच अदर, चित्रांशी और अयान एक दूसरे के आमने सामने मुख करके बैठे हुए हैं। इफ द शैडो ऑफ अयान फॉल्स टू द लेफ्ट ऑफ चित्रांशी, चित्रांशी उस व्यक्ति का नाम लिखो जिसका बायां तुम्हारे उसके बाएं ही शैडो बने। तो भाई ईस्ट से लाइट आ रही है तो शैडो हमेशा वेस्ट साइड में बनेगा, शैडो हमेशा वेस्ट की तरफ बनेगा। तो चित्रांशी को ऐसा नाम दो, ऐसी जगह पे चित्रांशी को रखो कि उसका बायां पश्चिम में हो। तो यानी नीचे वाले का नाम अगर चित्रांशी रख दिया जाएगा, चित्रांशी नीचे वाले का नाम रख दोगे तो जो शैडो बनेगी हमेशा, शैडो जो इन लोगों की बनेगी हमेशा इधर बनेगी, पश्चिम में बनेगी, क्योंकि लाइट ईस्ट से आ रही है तो शैडो हमेशा इधर बनेगी। तो चित्रांशी के बाएं बाएं साइड में यानी पश्चिम जो है चित्रांशी के बाएं होना चाहिए। तो क्या कह रहा है कि इफ अयान फॉल्स टू द, इफ शैडो ऑफ अयान फॉल्स टू द लेफ्ट ऑफ चित्रांशी, तो चित्रांशी के बाएं, ये देखिए चित्रांशी के बाएं बाएं अयान का जो है, अयान का शैडो जो है चित्रांशी के बाएं साइड में पड़ रहा है, ठीक है। चित्रांशी देन इन विच डायरेक्शन इज अयान फेसिंग, तो अयान का चेहरा कौन से दिशा में है। तो भैया बड़ा क्लियर क्वेश्चन है, अयान का चेहरा दक्षिण दिशा में है, तभी तो उसकी परछाई जो है वो चित्रांशी के बाएं साइड में पड़ेगी। तो इसका आंसर क्या दिया जाएगा, साउथ। इस क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा साउथ। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या है। अब ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। देखो कोडिंग डिकोडिंग के सवाल हैं, इसमें कैसे करना, एक निश्चित कोड भाषा में ये लिखता है DURABLES का कोड क्या देता है, कोड देता है BSVE, ठीक है, TFMTFMC, अच्छा ऐसा देता है इस तरह का देता है। एक निश्चित कोड भाषा में ड्यूरेबल का कोड ये है, तो उसी कोड भाषा में आपको इसका कोड बताना है। अच्छा तो भाई देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सी लॉजिक इन्होंने इस्तेमाल कर रखा है, इन्होंने क्या लॉजिक लगा रखा है। अच्छा यस यस यस, देखते हैं क्या लॉजिक इस्तेमाल किया। तो अगर इसमें देखा जाए तो डी है, यहां पर क्या इन्होंने किया है, -2, यू है -2, और देखिए 18 2 20 +2, फिर क्या किया इन्होंने, ए और ई है, ए के बाद अगला वावेल ई आ जाएगा। अच्छा तो यहां पर क्या किया, +4, और ये क्या किया, टी आ जाएगा। ऐसे तो क्वेश्चन नहीं है, इस तरह से तो नहीं है, ओके। तो फिर क्या किया जाएगा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें कुछ करना पड़ेगा दूसरे तरीके से। यहां पर देखिए क्वेश्चन में ऐसा किया गया है, ऐसा किया गया है, ये क्वेश्चन है DURABLES, कोड क्या है, बी है, एस है, वी है, ई है, और क्या है, टी है, एफ है, और क्या है, एम सी। तो अब यहां पर देखिए क्या करता है, ए को लाता है यहां पर और डी को लाता है यहां पर, है ना, एक एक जोड़ देता है, ए में एक जोड़ के बी कर दिया, डी में एक जोड़ के ई कर दिया, आर में एक जोड़ के एस कर दिया, यू में एक जोड़ के भी कर दिया, 4 4 का सेट बना के करता है।
यस में एक जोड़ के टी कर दिया, बी में एक जोड़ के सी कर दिया, ई में एक जोड़ के एफ कर दिया, एल में एक जोड़ के एम कर दिया। दोस्तों इसकी लॉजिक समझ में आ गई, और जब लॉजिक समझ में आ गई तो पूछे गए प्रश्न पे अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, कोई बात नहीं। मैं डायरेक्ट आंसर अब यहाँ लिख दूंगा। ये देखो, तो यहाँ पर पहले 4-4 का ग्रुप बना लो, 1 2 3 4, तो 4-4 का ग्रुप बना लिया। अब देखिए यस का टी यहाँ पे आ जाएगा, और एफ का जी यहाँ पे आ जाएगा, और देखिए ए का बी यहाँ पे आ जाएगा, और ई का एफ यहाँ पे आ जाएगा, और इसी तरह से इनका करेंगे, ई का एफ यहाँ पे आ जाएगा, आई का जे यहाँ पे आ जाएगा, यल का एम यहाँ पे आ जाएगा, और बी का सी यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों ये तुम्हारा आंसर बनना चाहिए। तो टी बी एफ जी, टी बी एफ जी, टी बी एफ जी एम, ये देखो आंसर मिला लो, टी बी एफ जी एफ एम सी जे, यानी आंसर तुम्हारा इसमें क्या सही होने वाला है, डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो, ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कहता है कि एक निश्चित कोड भाषा में इसका कोड लिखता है ये, तो कहता है वैक्सीन का कोड क्या लिखता है ये चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग होता है। इसमें आपको क्या करना होता है, देखो यहाँ पे कहता है किसी पर कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और लिख लेंगे तो समझने वाले जो बच्चे थोड़े से वीक हैं उनको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। देखो, टेक दिस, टेक दिस वैक्सीन का कोड क्या दिया, 892, 892 दिया है। फिर इसके बाद क्या है, वैक्सीन, वैक्सीन प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट अस का कोड क्या दिया है, 263। फिर क्या है, टेक अस सेफ, टेक, टेक अस सेफ, टेक अस सेफ का कोड क्या है, 593, 593, 593 है। उस कोड भाषा में सेफ वैक्सीन कैसे लिखा जाएगा, सेफ वैक्सीन कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखो इसको करने का तरीका क्या है, फटाफट हो जाएगा। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 3 and 1। तो फ्रॉम 1 and 2 अगर देखा जाए तो इसमें क्या कर रहा है, फ्रॉम 1 and 2 अगर देखा जाए तो बताओ कुछ कॉमन है क्या, वैक्सीन कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, है ना। पेन बदल लूं तो ज्यादा क्लियर दिखेगा आपको। देखो वैक्सीन को कॉमन कर लो, यहाँ वैक्सीन कॉमन है तो कोई और भी कॉमन होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा, 2 कॉमन हो गया भाई। अब इसके बाद फ्रॉम, अब फ्रॉम 2 and 3 देख लो कुछ कॉमन है क्या, प्रोटेक्ट अस, अस कॉमन है, तो इधर भी देखो 2 and 3 में कुछ कॉमन होगा, 3 कॉमन हो गया, है ना। तो 6 किसका हो गया, प्रोटेक्ट का कोड हो गया। तो पूछा क्या है हम लोग से, क्या पूछा, उसी भाषा में सेफ वैक्सीन का कोड क्या होगा। तो वैक्सीन का कोड तो ऑलरेडी हम लोगों ने 2 निकाल लिया था, और सेफ का कोड मुझे पता करना है क्या होगा। तो अब ऊपर वाले का अगर तुलना कर लेना, टेक, तो टेक कॉमन हो जाएगा फ्रॉम 1 and 3 में, और इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो टेक का कोड हो जाएगा 8, और टेक का क्या हो रहा है, 9, और यस टेक का 9 हो जाएगा। तो सेफ का कोड क्या हो जाएगा, सेफ का 5 हो जाएगा, 5। तो 5, 2 5 आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, 2 5 आंसर आ जाएगा। तो इजी है, कोई बात नहीं, वो समझाने के लिए मैंने ऐसा लिख दिया, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे ही कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अब आपके सामने है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग से ही रिलेटेड लग रहा है भाई। आइए इस क्वेश्चन को भी फटाफट देख लेते हैं। ये देखिए, क्या एक निश्चित कोड भाषा में सॉल्ट, यस ए एल टी का कोड क्या दे रहा है, 16 का कोड क्या दे रहा है, 16 दे रहा है भाई। और क्या दे रहा है, PICKLE, PICKLE इसका कोड भी दे रहा है। इनका कोड दे रहा है, कितना दे रहा है, 36 दे रहा है भाई, है ना। तो उसी तरह से हम लोग से क्या पूछा है, इसका कोड पूछा है, तो लिखने की क्या जरूरत है, यहीं कर लो। ये देखो 1 2 3 4, 4 है, इसी का वर्ग कर दो, 4 चौके 16, नंबर ऑफ लेटर उसी का स्क्वायर। ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ लेटर 6 का स्क्वायर, ये 36 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार इसमें कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 144 होता है। इस क्वेश्चन में आंसर 144, यानी आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, राइट।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। इसमें क्या है कि डिक्शनरी वाला सवाल है। डिक्शनरी तो हमें लगता है हर बच्चे को देखने आता होगा, है ना, देखने आता ही होगा, तो आप तो कर ही सकते हैं इसको। तो देखिए यम जो है सब में कॉमन है, तो यम हटा दीजिए। अब देखिए दूसरे लेटर की बात करोगे ना, तो ई तो बाद में आएगा, आई सबसे बाद में जाएगा, मतलब कि 2 नंबर सबसे बाद में जाएगा। और ए के आधार पे देखा जाए तो इसमें और इसमें कंपैरिजन हो जाएगा। और फिर इसके बाद यन है, यल है, तो 4 सबसे पहले आएगा, फिर पहला आएगा, है ना, 4 आ गया, पहला आ गया, 2 सबसे बाद में जाएगा। अब यम ई एल है ना, और यम ई एम है, और यहाँ पर एम के बाद आई है, तो एम के बाद आई, यहाँ पर ई। ओके 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 ओके, दूसरा दूसरा तो सबसे बाद में गया, तो उसको तुलना ही नहीं करना है अब तो, है ना। अब इन दोनों की बात करें तो तीसरा पांचवा, 4 1 3 5 2, 4 1 3 5 2, यानी आंसर आपका ए हो जाएगा। यानी एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करते हुए आप फटाफट हटा दीजिए, है ना। जो सब में कॉमन लेटर होता है उसको तो चेक ही नहीं करना है, तो दूसरे लेटर के आधार पे तुरंत हमको जो है वरीयता इसकी प्रेफरेंस हमें पता चल गई, और तुरंत आंसर हमने टिक कर दिया। आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखो फटाफट जल्दी से। अब यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर एनालॉजी का सवाल है, तो एनालॉजी के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो जे जे है, जे 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 ए जे क्यू, अच्छा टी टी जी टी, ओके। ये देखिए इसको ऐसे लिख लिया करो, जब भी तुम्हें एनालॉजी का सवाल आए ना तो ऐसे लिख लो, और इसको भी नीचे लिख लो, क्यू है, पी है, जी है, राइट। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो इसका अपोजिट, ये देखो इसका अपोजिट क्या है, क्यू है, इसका अपोजिट क्या है, ये है, और इसमें क्या किया, 4 जोड़ दिया, तो दोस्तों वही आप भी काम कर दो, आंसर आ जाएगा। एस का अपोजिट एच आ जाएगा, बी का अपोजिट वाई आ जाएगा, और इसमें 4 जोड़ेंगे, 7 4 11 का मान के आ जाएगा, यस के वाई, यस के वाई है क्या, यस के वाई, नो 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 नो, यस का अपोजिट यच होता है, मिस्टेक हो रहा था, एच के वाई है क्या, एच के वाई, आंसर ए हो जाएगा, राइट। आंसर ए हो जाएगा, है ना, क्लियर है ना, बोलो भाई क्लियर है कि नहीं, एच के वाई। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया ये, है ना। इसमें क्या लॉजिक लगा रहा है, देखो यहाँ पर लॉजिक ये है, सिंपल सी लॉजिक है इसका। ये देखो 68 321 नियर अबाउट, अगर आप देखो तो एक किसी भी स्क्वायर और क्यूब के नजदीक दिखाई देता हुआ नहीं आ रहा है, ठीक है। या 4 का घन 64 कर सकते हैं, 3 का घन 343, 321 से रिलेशन उसका मिल नहीं रहा है। तो अगर हम लोग इसका इसका अंतर देख लें कितना हो रहा है, तो 1 में से 8 नहीं गया, 11 में से 8 गया, 3 आ जाएगा, और 1 में से 6 नहीं, 11 में से 6 गया, 5 आ जाएगा, 253। तो 253 का अंतर है, इसमें से 253 जोड़ने पर ये आ रहा है, तो 253 अगर इसमें जोड़ के देख लिया जाए, 5 3 8, 5 2 7 और 5 2 7, 768, तो 768 आ रहा है, 778 आ रहा है, सॉरी 778 आ रहा है, तो ऑप्शन में भी 778 दिया है। बहुत सिंपल लॉजिक लगाया था, जो अंतर लेने पे आ रहा है 253, और तो हम भी 253 इसमें बढ़ा देंगे, बस बात खत्म, 778 आ रहा है, तो आंसर आपका ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन अब आपका क्लासिफिकेशन वाला लग रहा है कि इसमें से भिन्न छांटना है, तो भिन्न कैसे छांटना है, अब आ जाइए फटाफट देखिए। इसका मान 6 है, ये सबको पता है कि एफ का अपोजिट यू होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, और डब्ल्यू का अपोजिट डी होता है, भैया ई नहीं होता है, सभी को पता होगा। पी का के होता है, आर का आई होता है, यस का अपोजिट यच होता है, ओ का यल होता है, तो भैया डब्ल्यू का अपोजिट यहाँ पर डी होना चाहिए था, तो यही तो आपका आंसर है, जो कि नहीं है। इन तीनों में समानता मिल गया, उसमें नहीं है तो छट जाएगा। अगला क्वेश्चन 10वां सवाल अब आपके सामने है। आपको याद होगा, जो बच्चे अगर मेरे से पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि मैं बार बार ये कहता था कि जब तुम्हें कुछ भी समझ में ना आए, दिमाग काम करना बंद कर दे, तो तुम क्या करना कि फटाफट उसका डिफरेंसेस ले लेना, गैप ले लेना, है ना। तो अगर हम लोग इसका डिफरेंसेस दोस्तों अगर ले लें, तो 61 में 9 जोड़ेंगे आप तो 70 आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार इसका ले लीजिए अगर, तो 25 हो जाएगा, है ना। और इसका डिफरेंस अगर आप लेंगे तो 6 में से 5 गया, 1 4 में से 2 गया, 2 और 3 में से 2 गया, 121 हो जाएगा। भाई ये 11 का वर्ग दिख रहा है, ये 5 का वर्ग दिख रहा है, ये 3 का वर्ग दिख रहा है, 3 2 5 2 7,
मतलब 7 का वर्ग दिखना चाहिए, और 7 2 फिर 9 का वर्ग दिखना चाहिए। तो इसका मतलब है कि 7 5 का वर्ग 25 और 7 का वर्ग 49। तो 49 यहाँ पे अगर हम इसमें जोड़ दें, 9 5 14 को 4, रिमाइंडर 1, और 9 4 13 1 14, 144, 144। अगर यहाँ पर 144 होता तो क्या होता, 144 होता तो 5 में से 4 गया 1, और 12 में से 4 गया तो 81, फिर यहाँ पर 9 का वर्ग 81 भी आ जाता। यानी दोस्तों 144 आना चाहिए। आप लोग चाहो तो अपने कॉपी में साफ साफ लिख लो और प्रॉपर तरीके से उसका डिफरेंस लो, तुरंत आ जाएगा, है ना। बहुत ही इजी सवाल था नंबर सीरीज का, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 9 का वर्ग, 11 का वर्ग चल रहा है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते थे। इसके बाद तुरंत एक और सीरीज आ गई, नंबर सीरीज की ही है। मैंने सबसे पहले आपको नंबर सीरीज के बारे में सलाह यही दूंगा कि अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है और नंबर सीरीज का प्रॉब्लम अगर आपके सामने आ गया है, तो फटाफट आपको क्या करना है, बस उसका डिफरेंस लेना शुरू कर दो। यहाँ पर देख लेते हैं। अब ये देखो अब इस सवाल को जैसे हम लोग करेंगे, ये देखो, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे क्या दे रहा है, देखो 352, ये 352 है। फिर इसके बाद क्या कह रहा, 288 है, 288। फिर इसके बाद 252 है, 252। फिर इसके बाद 236 है, 236 है। पहले इसका अंतर हम लोग लेंगे, देखो क्या है, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 5 गया 3, है ना, और 3 में से 2 गया 1। अगर 300 घटाते हैं, ऐसे गलत है। इसमें देखो 2 में से 8 नहीं जाएगा, इसका अंतर ले लो, तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचेगा कितना 3, 3 में से 8 नहीं जाएगा, 13 में से 8 गया 5, यहाँ कट गया, 54 का अंतर है। और इसमें कितना आएगा देखो, अगर देखा जाए तो, है ना, -54 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर देखा जाए तो कितना आएगा, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 5 गया 3, है ना, तो 36 का अंतर आ रहा है। तो और इसमें कितना आ रहा है, 2 में से 8, 12 में से 8 गया 4 आएगा, और यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा, 14 में से, अच्छा 64 आ रहा है, सॉरी 64 का डिफरेंस आएगा, 8 गया 6, 64 आएगा। तो -36 है, -64 -36, इसका अंतर ले लिया जाए, 6 में से 2 गए, अच्छा 252, 236, 2 में से 6, 12 में से 6 गया 6 आएगा, और यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 में से 3 गया 16 आ गया भाई। तो ये क्या है, ये 4 का, ये 8 का कितना है, 8 का वर्ग है 64, और ये कितना 6 का वर्ग है 36, और ये कितना 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग है 16। तो 8 में से 2 गया, 6 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसमें से हम लोग को क्या करना है, माइनस हो रहा है ना, तो 232 आंसर आना चाहिए। तो आंसर आपका 232 राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी सवाल में से ही था, कोई कठिन नहीं था। तो इसको भी डिफरेंसेज के द्वारा, जो सवाल डिफरेंसेज से बन जाए तो उससे इजी ही कहेंगे। तो इजी ही प्रॉब्लम था, नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन लगातार मिल गए थे। इसके बाद आइए हम लोग अगला सवाल करते हैं। अब ये सवाल आपका देखिए नंबर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को फटाफट जल्दी से बनाइए, क्या होगा, है ना। ये देखो, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, ये नंबर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, और इसे कैसे करेंगे देखो, अगर हम लोग इसमें क्या करना 12, हाँ, अगर इसमें हम इस 12 से भाग दे दें तो 2 आएगा, डिवाइड कर दें तो 2 आएगा, और फिर इसका इसमें हम गुणा कर दें तो 6 दूना 12 नीचे वाला आ जाएगा, है ना। देखो, अगर इसका भाग इसमें दे दे तो 18 आएगा, और 3 से गुणा कर दें, 18 3 54 हो जाएगा, है ना। तो इसका भाग अगर इसमें दे दें, यानी 32 में 24 का भाग दे दिया, ठीक है, और इससे गुणा कर दिया, मान लो x है वहां पे, तो बराबर कितने में आना चाहिए, 24 में आना चाहिए। तो बताइए भाई क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर 24 से गुणा करो और 32 से भाग दे दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा 8, 8 चौके 32, 8 तरीके 24, 4 छक 24, 6 तिरी 18, 18 ऑप्शन में है क्या, यस। तो आपका आंसर 18 ऑप्शन में दे रखा है, तो वही तो आंसर करेक्ट हो जाएगा ना आपका, है ना। तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगले क्वेश्चन में आते हैं, फटाफट देखिए, ये क्वेश्चन 13वां सवाल है। इसमें क्या कह रहा है यार, ये देखो लेटर सीरीज का दे दिया, लेटर सीरीज आ गया। लेटर सीरीज की प्रॉब्लम में क्या करना है, देखो भाई 25 23 21,
25, 23, 21 है ना। तो 25, 23, 21 है, तो मतलब कि 25 में से 2 घटा दिया, 2 में से 2 घटा दिया तो 2 घटा दोगे तो 19 एस आ जाएगा, है ना। फिर देखो 26, 24, 22, 2 घटेगा तो टी आ जाएगा। फिर देखो -2 -2 -2 यन आ जाएगा, तो यस टी एन एस टी एन आंसर आपका डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, ये सवाल है, इसमें देखते हैं क्या, ये भी लेटर सीरीज का ही दे दिया है। तो बहुत बैलेंस पेपर बनाया है, लेटर सीरीज, नंबर मैट्रिक्स, नंबर सीरीज, सब बहुत ही बैलेंस पेपर है। देखो अब इसमें क्या कर रहा है कि ये 12 4 16 4 जोड़ा, फिर इसके बाद क्या किया, इसका अपोजिट ले लिया, फिर इसके बाद देखो 4 जोड़ा, पहले 4 जोड़ता है अपोजिट, फिर 4 जोड़ता है, फिर अपोजिट, फिर 4 जोड़ेगा पी आएगा, है ना। अब इसके बाद दूसरा वाला देख लेते हैं क्या है भाई। जी है 7 3 10, ओके, 10 3 13, 13 3 16, 3 19, 19 3 22, मतलब वी आएगा यहाँ पे। तो भाई पी के बाद वी कहीं है क्या, है तो, लेकिन और भी पी के बाद वी कहीं है क्या, तो है तो। अब पूरा करने की जरूरत नहीं है, जब पी भी आपको मिल रहा है तो आंसर ए हो जाएगा। वैसे आप करना चाहो तो कर भी सकते हो। 7 5 12, 12 3 15, अच्छा 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 अच्छा, हाँ 7 5 12, 5 जोड़ा, फिर यल का अपोजिट वो हो गया, 15 5 20, फिर इसका अपोजिट ये हो गया, फिर 5 जोड़ेंगे 7 5 12, यल पीवीएल आएगा। और ये देखो पीवीएल यहाँ पे दिया है, तो आंसर आपका पहला सही हो गया। वो तो आंसर पहले ही निकल गया था और करने का दोबारा जरूरत ही नहीं था। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 अब आपका सामने है। अब ये देखिए हर सेट में जो है आपको एक क्यूब का भी सवाल जो है उसने पूछ रखा है, क्यूब की भी प्रॉब्लम पूछ रखा है। 125 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर लाल रंग है। ओके, एक घन है जिसके सभी फलक को लाल रंग से दोस्तों रंगा गया है, ठीक है। इसके सारे सतह पे कौन सा कलर है भाई, लाल रंग है। अच्छा, तो क्या करता है, 125 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी फलकों को लाल रंग से रंगा जाता है, फिर 25 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट दिया जाता है। तो x की वैल्यू निकाल लो, 125 अब बटा 25 कर दो, 25 5 125, 5 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके कम से कम 2 फलक पेंट किए गए हों। तो कम से कम 2 सतह रंगीन घनों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है कम से कम 2 का C3 प्लस C2 प्लस E2। E2 गिनने से पहले आपको x माइनस 2 लिखना है, फिर E2 से गुणा कर देना है। ये आपका फार्मूला होता है, कम से कम 2 सतह रंगीन घनों की संख्या निकालने का फार्मूला है। तो बताइए इसमें C3 कितने हैं। अगर सारे सतहों पे दोस्तों अगर रंग है तो C3 फिक्स हो जाता है 8, C3 फिक्स हो जाता है 8, ठीक है। तो C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। देयर इज नो C2, C2 कोई नहीं है क्योंकि सारे कॉर्नर पे कलर है सारे सतह पे कलर है, तो कॉर्नर फिक्स हो जाता है C3, 8 हो गया। अब E2 गिनने से पहले x माइनस 2 लिखोगे तो यहाँ पर प्लस 5 माइनस 2 लिखा जाएगा, क्योंकि C2 की वैल्यू क्या है, 0, इसकी वैल्यू क्या है, 8। तो अब हम क्या करेंगे, x माइनस 2 यानी 5 माइनस 2 लिखेंगे और E2 गिन के गुणा कर देंगे। तो E2 कितने हैं, याद रखना कि जब सारे सतहों पे कलर होता है तो E2 फिक्स हो जाता है 12। हर किनारा इसमें क्या है, E2 है। 4 ऊपर 4 नीचे और 4 4 4 8 9 10 11 और ये मिला के 12, 12 किनारे हो जाएंगे, 12 से गुणा कर देंगे। तो 12 से गुणा कर देंगे दोस्तों, इसमें काम खत्म हो जाएगा। तो 5 में से 2 गया 3, 12 3 36, 36 और 8 44। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी। और यहाँ देखिए C2 की वैल्यू 0 हो गई है, C3 की वैल्यू कितनी है, 8 है। ये 5 में से 2 गया 3, अब 12 3 36 8 44, आंसर कितना आएगा, 44। तो कम से कम 2 सतह रंगीन घनों की संख्या फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है, और ये फार्मूला यूनिक है। ये फार्मूला हम ही पढ़ाते हैं, ये आपको पूरा यूट्यूब छान डालिए, ये फार्मूला आपको कहीं यूट्यूब पे मिलने वाला नहीं है, ठीक है। अगला, ये अगला क्वेश्चन है ये। अब इस ऐसे प्रॉब्लम्स को बनाना सबसे मुश्किल है, जो कि एसएससी लगातार इसको पूछ रहा है और ये आपको पूछेगा भी डेफिनेटली। अगर आप एसएससी जीडी दे रहे हैं, अगर आप एसएससी सीजीएल दे रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम से मुलाकात होना आपका डेफिनेट है दोस्तों, और ये आपको एग्जाम में परेशान भी करके रख देगा, याद रखना। सुनो सबसे पहली बात क्या है कि हमें क्या करना है कि साइन को प्लेस करना है। तो सबसे पहले ये देखो, तुम्हें
फ्रैक्शन से बचना है, ऐसा कोई साइन ना हो जो फ्रैक्शन बना दे। आपको पता है ना कि 14 नवा कितना होता है 126, यानी कि दूसरे नंबर पे डिवाइड है, यानी दूसरा जो स्टार है वहां पे डिवाइड, दूसरा जो स्टार है यहां पे डिवाइड है, इसमें छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि ये इसको काट देगा, मतलब इंटीजर बनाएगा, वो फ्रैक्शन नहीं बनाएगा। यानी वहां पे डिवाइड होना सही है, वहां पे डिवाइड होना सही है, यानी इसमें भी दूसरे नंबर पे डिवाइड है, ये भी सही है। लेकिन ये जो यहां पर डिवाइड है दोस्तों, याद रखो, अगर यहां पे डिवाइड अगर लगाओगे तो याद रखना कि ये 3 जो है 52 को काट नहीं पाएगा और ये फ्रैक्शन क्रिएट कर देगा। तो याद रखो कि ये जो है ना डेंजरस है ना। इसको अगर यहां पर डिवाइड होने का मतलब है कि ये दोनों विकल्प तुम्हारा कैंसिल, यानी ये फ्रैक्शन बना रहा था। अगर ये देखो दूसरे स्टार पे अगर तुम यहाँ पर दूसरा साइन क्या है, दूसरा साइन डिवाइड है यहाँ रखोगे तो तुरंत फ्रैक्शन बनाएगा, काम खत्म हो जाएगा। यानी कि आप चेक करोगे क्या, आप जो है या तो इसको चेक करो या तो इसको चेक करो, दो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया है। ठीक है, तो आपको इसमें चेक करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर डिवाइड हो गया, फिर यहाँ पर अब आपको बराबर का निशान देना है, फिर माइनस देना है और फिर प्लस देना है। तो चलिए आइए फटाफट कर लेते हैं। 14 नमा 9 बार जाएगा और 9 का गुणा 55 में करेंगे तो 9 पचे 45 को 5 4, 9 पचे 45, 4 49, 495 आ रहा है भाई, है ना। देखिए इसमें अगर हम 9 से भाग देते हैं, 9 बार जाएगा और 9 का गुणा 55 में करते हैं 495, फिर बराबर का निशान है और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 520 और 5 525। अब 525 में से 300, 525 में से 30 घटा देंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 495, यानी दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों आपका आंसर इसमें क्या सही होगा, ए सही होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है, राइट। तो ऐसे सवालों में आपको एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग जरूर करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हो, सारे विकल्प चेक करते हो तो डेफिनेटली आपका टाइम किल होने वाला है और इतने कम समय में आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन को। आप रीजनिंग को बहुत लाइटली लेके अगर चलेंगे तो आपका डेफिनेटली, अब तो जानते हो कि मैथ रीजनिंग सब बराबर हो गया है, तो उसमें तुम्हें प्रॉब्लम्स होना निश्चित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब यहां पर क्या कहता है, इसमें से किस साइन को बदल दिया जाए कि ये इक्वेशन परफेक्ट हो जाए, किस साइन को बदलने की जरूरत है। तो भाई देखो, ये 14 7 98, ये इसको काट करके इंटीजर बना रहा है, यानी फ्रैक्शन नहीं दे रहा है। तो याद रखना कि डिवाइड को तो छेड़ना नहीं, डिवाइड को तो छेड़ना मत। अगर वो फ्रैक्शन बनाता तब उसे बदलने की रिक्वायरमेंट होती, लेकिन अगर फ्रैक्शन नहीं बना रहा है तो उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, तो इसको मत छेड़ो, यानी कि वो तो सही है, उसका आंसर नहीं, वो आंसर नहीं है। यानी हमें इसमें से कुछ देखना पड़ेगा और इसमें से क्या देखना पड़ेगा, अगर माइनस और प्लस को अगर बदल दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के जगह प्लस, प्लस के जगह माइनस अगर कर दोगे तो ये देखो 14 साते 98, 9 साते 63, 9 साते 63 हो जाएगा 63, और 19 3 कितना हो जाएगा 22, और 63 में से 22 घटाने पर 11 आएगा नहीं। तो दोस्तों ये भी आंसर नहीं है, और ये भी आंसर नहीं है तो क्या किया जाए, फिर हमें कुछ और चेक करना पड़ेगा। इसको सेकंड ऑप्शन चेक कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 9 प्लस और मल्टीप्लाई को बदल दिया जाएगा, यहाँ प्लस लिखो 98 डिवाइड 14, प्लस के जगह आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3 माइनस 19 बराबर 11। चेक कर लेते हैं इसको फटाफट क्या होता है। 14 साते 98, 14 साते 98, तो 9 धन 7 अगुड़े 3 माइनस 19, तो 7 तरीके 21, 21 और 9 30, और 30 में से 19 घटाओगे तो 11 आ जाएगा, मतलब यही तो सही है दोस्तों, यही तो है आपका आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन देखो 18, ये क्वेश्चन आ गया, एक परीक्षा में ओनीस ने एक परीक्षा में कितना पाया, ओनीस ने एक परीक्षा में 78% अंक प्राप्त किया। ये देखो, ओनीस ने एक परीक्षा में 78% अंक प्राप्त किया और कपिल ने उसी परीक्षा में 64% अंक प्राप्त किया। कपिल ने, कहता है यदि कपिल और अवनीश जब दोनों मिला दिया जाता है तो उनके अंकों का योग कितना आता है, 923 आता है। ठीक है, तो समानुपात आप लोगों ने पढ़ा होगा, उनके मिलाने पर अंकों का योग कितना हो रहा है, 923। तो कपिल द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंक निकालना है, किसका निकालना है, देखो
इसमें अवनीश का कितना है 78% है। और देखो कपिल का कितना है, कपिल का कितना है 64% है। 64% कपिल का हिस्सा है, अवनीश का हिस्सा 78% है। तो ये बताइए कि हमें क्या निकालना है, कपिल द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंक निकालना है। तो परसेंटेज में कपिल का कितना है 64%। 64% कपिल का परसेंट में कितना है 64%, है ना। और मान लीजिए कि ओरिजिनल में कितना है, मान लेते हैं कि यक्स है, ठीक है। तो अब ये बताइए, अब ये बताइए कि दोनों का 64, अब दोनों का जब योग ले लेते हैं, दोनों का योग कितना है 78 धन 64, 78 धन 64, दोनों का योग कितना, हम किसका निकाल रहे हैं, कपिल का हिस्सा निकाल रहे हैं। अवनीश का हिस्सा ये है, कपिल का हिस्सा ये है, और दोनों का योग कितना है 923। तो परसेंट में योग 78% 64% है, लेकिन वास्तव में ये जो योग है किसके बराबर है 923 के बराबर है, 923 के बराबर। देखो परसेंटेज में जो योग है 78% प्लस 64%, लेकिन वास्तव में वो किस संख्या के योग के बराबर है 923 के योग के बराबर है। और कपिल का जो प्राप्तांक परसेंटेज में वो 64 है, वास्तव में हमने मान लिया क्या है x है, ठीक है। अब ये इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो चलो कर लेते हैं x 78 x धन 64 x, ठीक है। 78 यक्स धन 64 यक्स बराबर कितना हो जाएगा 923 गुणे 64, ठीक है। अब इसको जोड़ लो कितना आ जाएगा 8 4 12, 8 4 12 को 2 रिमाइंडर 1, 7 6 13 और 1 14, 142 यक्स बराबर हो जाएगा कितना 923 गुणे 64। अब बटा 142 कर दो और इसे सॉल्व कर दिया जाए, है ना। तो कितना आ जाएगा 2 7 14, 2 1 कम 2, ठीक है। 2 7 14, 2 1 कम 2 हो जाएगा, ये 7 हो गया। 2 7 14, 2 1 कम 2, 2 1 कम, तो ये आ गया 71। इसका 2 से काट दिया इसको और 2 से काट दो इसको, 32 आ जाएगा, ठीक है। और 71, 3 7 3, 3 से काटे ये कटेगा नहीं, कुछ मिस्टेक है क्या। 142 बटा 142 4 2, 142 64, 2 से काटा 2 7 700, 1 1 2 एकम 2, 2 7 14 और 3 एकम 3 7 21, 923 है 9 3 13 कम 13, 13 7 91 92, इससे कट जाएगा 13 बार जाएगा ये, है ना। देखो 13 कम 13 को 3 हो गया और 7 13, एक कम 13 को 3, एक बचेगा रिमाइंडर 13 7 91 92 आ जाएगा, 13 बार कट जाएगा। और 13 का गुणा किस में करेंगे 32 में, 13 का गुणा 32 में कर दो, 13 दूनी 26 को 6, रिमाइंडर 2, 13 तिया 39 और 2 जोड़ेंगे तो कितना 41, यानी आंसर 416। विकल्प में देखो 416 दिया है क्या, यस। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 416, आंसर करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन है, ये क्या है, ये आपका, अच्छा ये सर्कुलर अरेंजमेंट का प्रॉब्लम है। देखो अभी जनरली सारे एग्जामों में क्या पूछता है ना कि जब व्यक्ति केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हो तब बताओ, लेकिन इसमें क्या आपसे पूछ रहा है कि केंद्र की तरफ मुख करके नहीं बैठा रहा है, इसमें केंद्र से बाहर की तरफ मुख करके बैठा रहा है। दोस्तों मैं इस सवाल को लगाने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो पहले कि अगर व्यक्तियों का मुंह केंद्र में होता है, अगर सारे व्यक्तियों का मुंह केंद्र में है, याद रखना, तो इसमें दाहिने के लिए मान लो ए है तो इसका दाहिना एंटी क्लॉक होगा और इसका बायां क्लॉकवाइज होगा, अगर व्यक्तियों का मुंह केंद्र में है तब। लेकिन अगर व्यक्तियों का मुंह केंद्र से बाहर है, अगर व्यक्तियों का मुंह केंद्र से बाहर है तो दाहिने के लिए क्लॉकवाइज होगा और बाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये कॉन्सेप्ट पहले आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस सवाल को लगा सकते हैं या समझ सकते हैं। तो आइए अब इस सवाल पे चलते हैं, क्या कहता है। 6 मित्र हैं, डेविड, भानु, मिंटो, कृति, जान और निशान एक वृत्त में बैठे हैं। ये आपका एक वृत्त हो गया और उनकी पीठ केंद्र की तरफ है, इसका मतलब कि ऑल पर्सन लुकिंग टुवर्ड्स आउटसाइड, यानी सभी लोग क्या करते हैं बाहर की तरफ देखते हैं।
6 लोग हैं, डेविड, भानु, मिंटो, कृति, जान, निशान और एक वृत्त में बैठे हुए हैं। तो कहता है, क्या कहता है, डेविड और मिंटो क्रमशः भानु के ठीक बाईं और दाईं ओर बैठे हैं। अच्छा, डेविड और मिंटो क्रमशः भानु के ठीक बाएं और दाएं बैठे हैं। ओके, फिर जॉन डेविड के ठीक बाएं नहीं बैठा। ओके, निशान भानु के दाहिने तीसरे स्थान पे। सबसे पहले मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा हूं, निशान भानु के दाहिने तीसरे स्थान पे है। पहले कहीं भानु को बैठाओ, ये मान लो भानु है, निशान भानु के दाहिने तीसरे स्थान पे है, निशान इसके दाहिने तीसरा है, दाहिने के लिए एंटी क्लॉक चलोगे, 1 2 3, ये आपका निशान हो गया, भानु के दाहिने तीसरा हो गया, निशान भानु के दाहिने तीसरा हो जाएगा, ये आपका निशान हो गया। ठीक है, ये देखो निशान भानु के दाहिने तीसरा हो गया, कुल मिला के 6 लोग हैं। सर्किल पर कोई इंड नहीं होता, जैसे एक व्यक्ति बैठता है ना, वैसे एक इंड बन जाता है। भानु को बैठते ही इंड बन गया, तो 6 सीट लगा लो, 1 2 3 4 5 6 सीट लगा दिया, और लोगों को बैठाते हैं। और क्या कहता है भाई, अच्छा, निशान भानु के दाहिने तीसरे स्थान पे है, भानु के बाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा, ओके, 6 लोग को बैठाना है ना, उनकी पीठ। ओके, डेविड और मिंटो क्रमशः भानु के ठीक बाएं, भानु के ठीक बाएं और दाएं कौन, डेविड, डेविड और कौन बैठा है, डेविड और मिंटो, मिंटो बैठ गया, डेविड और मिंटो बैठ गया, ठीक बाएं और दाएं बैठे हैं। जॉन डेविड के ठीक बाएं नहीं बैठा है, जॉन जो है डेविड के ठीक बाएं नहीं है। यहाँ पर बाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि सबका जो फेस है दोस्तों वो बाहर की तरफ है, तो यहाँ पर जो बायां होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो डेविड के ठीक बाएं आप जॉन को नहीं बैठा सकते, तो जॉन को यहाँ बैठा लीजिए, जॉन को यहाँ बैठा लीजिए। ठीक है, और इसके बाद जो भी बचा उसे वहां बैठाएंगे। तो कौन बचा है, अब इतने लोगों में बचा कौन, डेविड, भानु, मिंटो, कृति। यस, यहां पर बैठेगी कौन, कृति बैठेगी, कृति को बैठाओ, कृति है ना, कृति बैठेगी, तो कृति को बैठा लिया। अब क्या कह रहा है, कृति बैठ गई, भानु के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, भानु के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, अरे भाई फेसिंग इनका आउटसाइड है, तो दाहिने के लिए क्लॉकवाइज होगा और बाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो भानु के बाएं दूसरे स्थान पर यही तो बैठी है कृति, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, कृति, है ना, कृति, ये सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये देखो क्या आ गया भाई, 20 पे आ गया, जल्दी खत्म हो जाएगा, डोंट वरी, जल्दी इस सेट को खत्म कर दिया जाएगा, समझाते हुए करना पड़ रहा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बस ज्यादा नहीं। ये देखो क्या है, फर्नीचर है, बेड है, चेयर है, डाइनिंग टेबल है। तो भैया ये हो गया चेयर, ये हो गया बेड, और ये हो गया डाइनिंग टेबल, और ये हो गया तुम्हारा फर्नीचर, आंसर इसमें सी सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है सिलॉक्स, सिलॉक्स का क्वेश्चन, आइए फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बढ़िया है। आइए, ये देखो ये सिलॉक्स का प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कहता है ऑल बीन्स बैग और चेयर, बीन्स बैग, बीन्स बैग, ऑल बीन्स बैग और चेयर, ठीक, all chairs are couches, all chairs are couches, couches, ठीक है। फिर कहता है all couches are sofa, all couches are sofa, ये सोफा हो गया। ठीक है, याद रखो इनर से आउटर जाने पर आल सम दोनों निकलता है, आल भी निकलेगा सम भी निकलेगा, मगर आउटर से इनर आने पर ओनली सम निकलता है। तो आइए चेक कर लेते हैं आंसर क्या होगा। तो यहाँ क्या लिखा, सम सोफा आर काउचेज, सम सोफा आर काउचेज, सम सोफा आर काउचेज, यस डेफिनेटली करेक्ट है, सही है, सम सोफा आर काउचेज, यहाँ काउच होना चाहिए, सम सोफा आर काउचेज। ओके, फिर क्या कहता है, सम काउचेज आर बिन्स बैग, सम काउचेज आर बिन्स बैग, यस ये भी सही है, ये भी सही है। फिर कहता है ऑल काउचेज आर बिन्स बैग, ऑल काउचेज आर बिन्स बैग, अपर से आउटर से इनर आने पर दोस्तों कभी आल नहीं निकलता,
इट इज अ पॉसिबिलिटी, उसकी संभावना हो सकती है, मगर डेफिनेटली नहीं बोल सकते हो कि ऑल काउचेज आर बिन्स बैग, इट मीन्स रॉन्ग, दैट विल बी रॉन्ग। यानी आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, केवल पहला और दूसरा अनुसरण करता है। अगर ऐसा कोई विकल्प है तो वही तो है आपका आंसर। आई थिंक कि सेकंड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। तो ये आंसर आपका सही है, बहुत इजी क्वेश्चन था, डायग्राम से ही सॉल्व हो गया। इसके बाद ये क्वेश्चन अब आपका आ गया है, देखिए नॉन वर्बल से रिलेटेड है, नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। अब इधर देखिए, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इधर देखो। सबसे पहले तो इसे देखो, ए ट्रायंगल जरा देखना कैसा है, इस टाइप का है, ये ट्रायंगल था, इसका दोस्तों मिरर इमेज बनाना है। याद रखना कि हमेशा मिरर इमेज जो बनेगा उसमें ट्रायंगल इस टाइप का बनेगा। याद रखना कि इस ट्रायंगल का मिरर इमेज ऐसा होगा। तो देखो ये इसका मिरर इमेज में हॉरिजॉन्टली चेंज होता है, वर्टिकली नो चेंज, तो इसका मिरर इमेज ऐसे पलटना चाहिए। ये तो आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें देखो नहीं पलटा है, इसमें भी नहीं पलटा है, ओ ओ ओ, हाँ इसमें भी नहीं पलटा है, इसमें इसमें हो सकता है। ये दो विकल्प तो काट दिया, इन दोनों में मेरा आंसर हो सकता है, क्योंकि यहां पर देखो मिरर इमेज इसका बना हुआ है। अब इसमें आर भी है, यहां पर देखो आर बनाया है, तो आर जो है पलट जाएगा, हॉरिजॉन्टली चेंज हो जाएगा। इसमें आर देखो सीधा दिख रहा है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर इसमें हमारा क्या होगा, सी, सी आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 23, ये क्वेश्चन आपका एम्बेडेड फिगर का है, एम्बेडेड फिगर का है। देखो कैसे होगा, ये किसमें छिपा है, इधर देखो जरा, ये देखो इस तरह से फिगर बनेगा यहाँ पे, है ना, इस तरह का फिगर इसमें कहाँ छिपा हुआ है अभी देख लेते हैं। सबसे पहले इसका इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पहले एक बार पेंसिल घुमा दो, क्वेश्चन फिगर पर एक बार पेंसिल घुमा दो, है ना, इससे शेप और साइज का आइडिया मिल जाएगा। इसमें शेप समान होना चाहिए, साइज को एडजस्ट किया जा सकता है ना। तो ये देखो वही चीज तुमको यहाँ पर दिखती हुई नजर आ रही है, ये देखो वही चीज दिखती हुई नजर आ रही है। तुम्हें सारे लाइन से क्या लेना देना, है ना, तुमको सब कुछ से क्या लेना देना, जितना काम है तो बस उतना ले लो ना भाई, जितना काम है। तो ये फिगर देखो तुम्हारा इसमें बन जाएगा, बिल्कुल ये आंसर सही है ना। क्वेश्चन नंबर 23 का ए सही है। 24 देखो, ये सीरीज है, 24 में क्या पूछा, सीरीज पूछ लिया। सीरीज का क्या करना है देखो जरा, इसको क्या कहता है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री, दिस फिगर इज रोटेट्स बाय 90 डिग्री क्लॉकवाइज इन इट्स कॉन्सेक्यूटिव स्टेप्स। तो देखो 90 डिग्री, फिर देखो 90 डिग्री, फिर देखो 90 डिग्री। अरे भैया 90 डिग्री घुमाओगे ना इसको, तो ये जो एरो है ना तुम्हारा, ये नीचे की तरफ आएगा, ये एरो नीचे की तरफ बना हुआ मिलेगा तुमको। और नीचे की तरफ एरो कहाँ है, नीचे की तरफ उस तरह, इस तरह का एरो तुम्हें चाहिए। तो इस तरह का एरो देखो कहाँ पे है, ये है नहीं, तो आंसर क्या है, सिंपल क्वेश्चन एकदम, डी आंसर करेक्ट है, राइट, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 25, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अब ये देखो अब यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पे कहता है कि इस फिगर को देखो, पेपर है, इसको बोलता है कि इधर मोड़ दो, मोड़ दो, डबल लेयर आएगी, फिर कहता मोड़ दो 4 लेयर बनेगी, है ना, फिर कहता ऊपर की तरफ मोड़ दो 8 लेयर हो जाएगा। देखो इस पर दो दो दो, कुल मिला के 8 लेयर हो जाएगा। अब इसको सबसे पहले सुनो, जब पेपर कटिंग फोल्डिंग जो है पूरी तरह से मिरर इमेज वाटर इमेज का गेम है ना, तो अगर तुम्हें मिरर इमेज, अगर हॉरिजॉन्टली खोलोगे बंद करोगे तो मिरर इमेज बनेगा, और वर्टिकली खोलोगे बंद करोगे तो वाटर इमेज बनेगा। तो यहां पर देखो इसका वाटर इमेज बनेगा, क्योंकि नीचे की तरफ खोल रहे हो। तो यहां पर क्या होगा कि तुम्हारा एक स्क्वायर बनेगा, मैं थोड़ा पेन अपनी पतली कर लूं, ज्यादा ही कुछ मोटा हो गया, रुक जा, फिर है ना। अब इसके बाद ये ट्रायंगल तुम्हारा कैसा बनेगा, देखो ऐसा बनेगा ट्रायंगल, है ना भाई। अब एक बार खोल लो, वाटर इमेज बना दिया, अब इसको जब हॉरिजॉन्टली खोलोगे तो मिरर इमेज बनेगा। तो ये देखो ट्रायंगल मिरर इमेज हो गया, और ये देखो ऐसा हो जाएगा, और ये भी ऐसा हो जाएगा मिरर इमेज में, और ये देखो मिरर इमेज इसका ऐसे बनेगा। मिरर इमेज में हॉरिजॉन्टली चेंज होता है, वर्टिकली नो चेंज होता है। तो एक बार पेपर देखो खुल गया, यहां तक तो भाई तुम्हारा पेपर खुल गया ना, तो एक बार खुल गया। अब इसको क्या करोगे, अब एक बार और खोलना है, अभी एक बार पहले नीचे खोला,
फिर एक बार खोला, फिर अब पूरा खुलेगा, यानी पूरे का मिरर इमेज बनेगा, पूरे का मिरर इमेज बनेगा दोस्तों। तो इस तरह से इसका मिरर इमेज बनेगा, देख लो इस तरह से, इसका इधर भी मिरर इमेज, इसका भी मिरर इमेज आ जाएगा। तो इसका मिरर इमेज इस तरह से बन जाएगा, और ऑप्शन से अभी हम लोग मिलाएंगे, जिससे हमारा ऑप्शन मैच करेगा वही तो मेरा आंसर है। ये तुम्हारा आंसर है, और जो भी उससे मैच करेगा वही तो तुम्हारा आंसर है। तो जरा देख लो, देख लो, ये ट्रायंगल सब मैच कर गए, स्क्वायर मैच कर गए, स्क्वायर मैच कर गए, और ये भी देखो ट्रायंगल। ओ ट्रायंगल गलत, ये तो गलत है। ट्रायंगल ऊपर ऊपर बनाया है, नीचे नीचे ट्रायंगल चाहिए तो मुझे तो नीचे नीचे चाहिए, और नीचे साइड में ट्रायंगल चाहिए यार, ये भी गलत है। और ये तो टोटल गलत है, नीचे चाहिए, ये भी गलत है। और ये देखो सब 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 मिल रहा है, राइट। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। दोस्तों मैं आप लोग के लिए यहाँ पर बेहतरीन इस समय प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं और करवा भी रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम को देखते हुए एसएससी जीडी एसएससी सीजीएल टारगेट करके, और जो भी बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है अगर प्रॉपरली वो पढ़ लेता है, अगर वो 20 दिन लगातार मेरे साथ बना रहा, तो डेफिनेटली उसको रीजनिंग में कोई समस्या नहीं आने वाली है, और उससे दोबारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने सेट कराया ना, सेट उतना करके चला जाए एग्जाम में, और बेहतरीन पेपर रीजनिंग में करके चला आएगा। रीजनिंग के लिए टेंशन एकदम फ्री रहो, एकदम निश्चिंत रहो, है ना। अगर आपको मेरा सेशन समझ में आया और अच्छा लगा अगर, तो मेरा हक है कि मुझे लाइकनेस एंड बेस्ट विशेज आपका मिलना चाहिए, और आप लोग दे रहे होंगे शायद। कंजूसी तो नहीं कर रहा भाई। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। कैसा लगा सेशन आप लोग को बताइए। अब बताइए, मैं फ्री हो गया, अब आप लोग से बात भी कर सकता हूँ। बताइए भाई, बोलो। कैसा लगा? बढ़िया लगा? जो बच्चे अभी तक बने हुए हैं, ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि लोग आते हैं छोड़ के भाग जाते हैं, डिस इंटरेस्ट दिखाते हैं, पढ़ाई लिखाई में उनका कुछ मन ही नहीं लगता। तो जिन बच्चों का मन लग रहा है, कम से कम उनके लिए तो हम कुछ कर सकें, कोई बात नहीं, ठीक है। आला उदल की नगरी से राम राम सर जी, राम राम बेटा। कहाँ से भैया? महोबा। थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। चलिए अगेन हम लोग नेक्स्ट सेट के लिए कल मिलेंगे इसी के साथ। थैंक यू सो मच।